नमस्कार, मैं गौरव जोशी, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं निगम लेखांकन और निगम लेखांकन के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं कंपनियों का एकीकरण, अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज। इस चैप्टर का चौथा क्वेश्चन आज की क्लास में सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है अमर लिमिटेड के व्यवसाय को 1 अप्रैल 2018 को क्रय करती है। तो अमर लिमिटेड क्रेता है और अमर लिमिटेड कमर लिमिटेड यानी कमर लिमिटेड विक्रेता है और ये कंपनी समापन में चली गई है। तो कमर लिमिटेड के व्यवसाय को 1 अप्रैल 2018 को क्रय करती है और उस दिन का कमर लिमिटेड का चिट्ठा निम्न है। तो क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दी गई है कमर लिमिटेड की, उसमें से हमने बैलेंस शीट के आइटम्स यहाँ पर बोर्ड पर लिखे हैं। तो कमर लिमिटेड की इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड में पहले 30,000 इक्विटी शेयर्स दिखाए हुए हैं 10 रुपए वाले, और इक्विटी शेयर कैपिटल दिखाई गई है 3 लाख रुपए की। उसके बाद जनरल रिजर्व है 85,000 रुपए के। स्टेटमेंट ऑफ P&L लाभ हानि खाते का शेष है 55,000 रुपए का। 6% डिबेंचर्स 6% ऋण पत्र है 50,000 रुपए के, और सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं 10,000 रुपए के। तो इस प्रकार से ये आइटम्स बैलेंस शीट के इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड में दिखाए हुए हैं। एसेट साइड में लैंड, बिल्डिंग एंड मशीनरी दिखाए हुए हैं 3,20,000 रुपए की। गुडविल दिखाई गई है 50,000 की। स्टॉक दिखाया गया है 84,000 रुपए का। डेटर्स है 18,000 का और कैश है 28,000 रुपए का। तो इस प्रकार से ये आइटम्स एसेट साइड में दिखाए हुए हैं कमर लिमिटेड की बैलेंस शीट में। आगे कहा गया है क्रय प्रतिफल। क्रय प्रतिफल जो अमर लिमिटेड के द्वारा कमर लिमिटेड को जो भुगतान किया जाएगा वो क्रय प्रतिफल कहलाता है। तो अमर लिमिटेड कमर लिमिटेड के व्यवसाय को खरीद रही है, उसकी संपत्तियों और दायित्वों को खरीद रही है, और उनके बदले जो भुगतान किया जाएगा अमर लिमिटेड द्वारा वो भुगतान क्रय प्रतिफल कहलाता है। तो क्रय प्रतिफल जो निर्धारित किया गया है वो इस प्रकार से निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक अंश के बदले 2 रुपए 50 पैसे नगद दिए जाएंगे क्रय प्रतिफल के रूप में। तो प्रत्येक अंश के बदले यानी 30,000 अंश हैं तो 30,000 अंशों पर 2.5 रुपए के हिसाब से नगद चुकाए जाएंगे अमर लिमिटेड द्वारा, और 10 रुपए वाले 45,000 समता अंश 15 रुपए प्रति अंश की दर से निर्गमित किए जाएंगे। तो 45,000 समता अंश है जिनको प्रीमियम पर निर्गमित किया जाएगा 15 रुपए प्रति अंश की दर से। तीसरा, कमर लिमिटेड के 6% ऋण पत्रों के, कमर लिमिटेड के जो 6% ऋण पत्र है उनको 20% प्रीमियम पर भुगतान किया जाएगा अमर लिमिटेड द्वारा, और भुगतान के बदले 5% ऋण पत्र यानी 6% की जगह ब्याज की दर घटाकर 5% कर दी जाएगी, और इस ऋण पत्र को 96 रुपए की दर पर यानी डिस्काउंट पर ऋण पत्र को इश्यू किया जाएगा, लेकिन ब्याज की दर घटा दी जाएगी। तो इस प्रकार से यह क्रय प्रतिफल निर्धारित किया गया है। लेकिन विक्रेता कंपनी द्वारा क्रेता कंपनी द्वारा विक्रेता कंपनी के अंशधारियों को किया गया भुगतान ही क्रय प्रतिफल कहा जाता है। तो क्रेता कंपनी द्वारा विक्रेता कंपनी यानी जो कंपनी समापन में चली गई है एकीकरण के फलस्वरूप, उसके अंशधारियों को किया गया भुगतान, चाहे ऐसा भुगतान नगद में किया जाए, अंशों में, ऋण पत्रों में, या अन्य किसी प्रतिभूतियों के रूप में किया जाए, या किसी संपत्ति के रूप में किया जाए, लेकिन क्रेता कंपनी द्वारा विक्रेता कंपनी के अंशधारियों को किया गया भुगतान ही क्रय प्रतिफल कहलाता है। तो यहाँ पर क्रय प्रतिफल के रूप में ऋण पत्रों को भी शामिल किया गया है, लेकिन जब हम क्रय प्रतिफल की गणना करेंगे तो केवल अंशधारियों को किया जाने वाला भुगतान ही क्रय प्रतिफल माना जाएगा। तो जो ये प्रत्येक अंश के बदले 2 रुपए 50 पैसे नगद दिया जा रहा है और 45,000 समता अंश जो 15 रुपए प्रति अंश की दर से निर्मित किए जा रहे हैं, ये दो ही क्रय प्रतिफल में शामिल किए जाएंगे, और ऋण पत्रों को किया गया भुगतान यानी ऋण पत्रधारियों को किया गया भुगतान जो है वो क्रय प्रतिफल में शामिल नहीं किया जाएगा। क्रय प्रतिफल तय करते समय भूमि, भवन एवं मशीन का मूल्य 6 लाख रुपए माना गया। तो एकीकरण के फलस्वरूप संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया गया, और जब भूमि, भवन और मशीनरी का पुनर्मूल्यांकन किया गया क्रय प्रतिफल का निर्धारण करते समय, उस समय इसका मूल्य 6 लाख रुपए माना गया 3,20,000 रुपए की जगह, तथा स्टॉक का मूल्य 71,000 रुपए 71,000। तो जो स्टॉक है 84,000 रुपए का, इसकी जगह इसका पुनर्मूल्यांकन किया गया और इसका मूल्य 71,000 रुपए माना गया। देनदारों के लिए 5% संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन करना तय हुआ, और जो देनदार हैं 18,000 रुपए के, इन पर 5% संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स करना है, 5% का प्रोविजन बनाना है डाउटफुल डेट्स के लिए, वो तय हुआ। अमर लिमिटेड ने 2,500 रुपए समापन व्यय के चुकाए
और अमर लिमिटेड जो कि क्रेता कंपनी है उसने कमर लिमिटेड के समापन व्यय चुकाए हैं 2500 रुपए। ये क्रय प्रतिफल के अलावा है। आपको दोनों कंपनियों की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टियां देनी है। तो सबसे पहले हम क्रय प्रतिफल की गणना करेंगे। क्रय प्रतिफल की गणना, तो क्रय प्रतिफल में है पहला, प्रत्येक अंश के बदले 2.5 रुपए नगद। तो 30,000 अंश हैं और 2 रुपए 50 पैसे के हिसाब से इनका गुणा करने पर यह आता है 75,000 रुपए। और 15 रुपए की दर से 45,000 समतांश। तो 45,000 अंश 15 रुपए की दर से प्रीमियम पर निर्गमित किए जाएंगे। तो 6,75,000 रुपए के अंश निर्गमित किए जाएंगे और 75,000 रुपए नगद में चुकाए जाएंगे। तो क्रय प्रतिफल 7,50,000 रुपए का क्रय प्रतिफल तय हुआ। अमर लिमिटेड द्वारा कमर लिमिटेड के व्यवसाय को खरीदने के बदले में 7,50,000 रुपए क्रय प्रतिफल के रूप में चुकाए जाएंगे। तो क्रय प्रतिफल यानी कि परचेज कंसिडरेशन है 7,50,000 रुपए का। और ऋण पत्रधारियों को किया गया भुगतान क्रय प्रतिफल का हिस्सा नहीं माना जाएगा। ऋण पत्रधारियों को अलग से ऋण पत्र इश्यू किए गए हैं अमर लिमिटेड द्वारा, तो वो क्रय प्रतिफल नहीं माना जाता। दोनों कंपनियों की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टियां देनी है। तो पहले जो कंपनी समापन में गई है कमर लिमिटेड, उसकी पुस्तकों में हम जनरल प्रविष्टियां करेंगे। जर्नल ऑफ कमर लिमिटेड, पर्टिकुलर्स। तो कमर लिमिटेड का समापन हो गया है, इसलिए अब ये संपत्तियों और दायित्वों के खाते बंद करेगी, अपनी पुस्तकों को बंद करने की प्रविष्टियां अपनी पुस्तकों में करेगी। तो संपत्तियों का जो शेष होता है, संपत्तियों का शेष डेबिट शेष होता है, तो संपत्तियों के खाते बंद करने के लिए संपत्तियों को क्रेडिट किया जाएगा और एक खाता खोला जाएगा, वसूली खाता, रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और संपत्तियों को क्रेडिट किया जाएगा। और जो जो संपत्तियां क्रेता कंपनी द्वारा यानी कि अमर लिमिटेड द्वारा क्रय की गई हैं, उन्हीं संपत्तियों के खाते बंद किए जाएंगे। तो लैंड बिल्डिंग एंड मशीनरी अकाउंट, यानी उन्हीं खातों का शेष केवल रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। अगर कोई संपत्ति क्रेता कंपनी द्वारा नहीं ली जाती एकीकरण में, तो उस संपत्ति को फिर समापन होने वाली कंपनी यानी विक्रेता कंपनी द्वारा विक्रय कर दिया जाता है और राशि प्राप्त की जाती है, यानी बेच दिया जाता है। केवल उन्हीं संपत्तियों के खातों को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है जिन संपत्तियों को क्रेता कंपनी ने क्रय किया है, खरीदा है। तो लैंड बिल्डिंग एंड मशीनरी 3,20,000 रुपए से क्रेडिट की जाएगी। हालांकि लैंड बिल्डिंग एंड मशीनरी का जो मूल्य है वो 6 लाख रुपए निर्धारित किया गया है। तो 6 लाख रुपए में खरीदा जाएगा लैंड बिल्डिंग एंड मशीनरी को अमर लिमिटेड द्वारा। तो जब अमर लिमिटेड की पुस्तकों में यानी क्रेता कंपनी की पुस्तकों में हम जनरल प्रविष्टियां करेंगे, उस समय हम लैंड बिल्डिंग एंड मशीनरी का मूल्य 6 लाख रुपए दिखाएंगे। लेकिन जब जो विक्रेता कंपनी है, जो समापन में गई कंपनी है, उस कंपनी की पुस्तकों में जब पुस्तकों को बंद करने के संबंध में प्रविष्टियां करेंगे, तो उस समय जो है संपत्तियों का पुस्तक मूल्य ही दिखाया जाएगा, न कि पुनर्मूल्यांकित मूल्य। तो 3,20,000 रुपए से क्रेडिट की जाएगी लैंड बिल्डिंग एंड मशीनरी, और इसका प्रभाव ये होगा कि इसका खाता बंद हो जाएगा। गुडविल, जो कंपनी समापन में गई है उसकी ख्याति का मूल्य शून्य होता है, उसकी ख्याति महत्वहीन होती है, इसलिए गुडविल को जो है क्रेता कंपनी द्वारा नहीं खरीदा जाएगा। गुडविल की कैलकुलेशन बाद में की जाएगी। अगर संपत्तियों के योग में से दायित्वों और संचयों का योग घटाने के बाद में
जो राशि बचती है, नेट एसेट्स जो आती है, शुद्ध संपत्तियों की राशि, अगर क्रय प्रतिफल की राशि शुद्ध संपत्तियों की राशि से ज्यादा है तो अधिक की राशि गुडविल कहलाती है। तो एकीकरण के फलस्वरूप जो ख्याति चुकाई गई है फिर उसको पुस्तकों में दिखाया जाता है। लेकिन अगर पहले से गुडविल मौजूद है विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में तो इसको जो है क्रेता कंपनी द्वारा नहीं खरीदा जाता। स्टॉक खरीदा जाएगा और स्टॉक का जो पुस्तक मूल्य है 84,000 रुपए, इससे इसको क्रेडिट किया जाएगा, ना कि 71,000 रुपए से। डेटर्स को क्रेडिट किया जाएगा 18,000 रुपए से और कैश 28,000 रुपए। तो क्या किया गया कि एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया गया, एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, संपत्तियों को वसूली खाते में ट्रांसफर कर दिया गया, संपत्तियों के शेष को, और इनके खाते बंद कर दिए गए हैं। तो 3,20,000 रुपए प्लस 84,000 प्लस 18,000 और 28,000, 4,50,000 रुपए से रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और संपत्तियों के खातों को क्रेडिट कर दिया गया है। इसके बाद ये क्रय की प्रकृति का एकीकरण है। तो क्रय की प्रकृति के एकीकरण में क्रेता कंपनी द्वारा जनरल रिजर्व और सरप्लस यानी स्टेटमेंट ऑफ P&L ये सब नहीं खरीदे जाते, केवल दायित्व खरीदे जाते हैं। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स जो है वो क्रेता कंपनी द्वारा लिए गए हैं। तो दायित्वों के खातों का शेष क्रेडिट होता है। तो खातों को बंद करने के लिए दायित्व को डेबिट कर दिया जाता है। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 10,000 रुपए और इसके बैलेंस को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसके बाद जो डिबेंचर्स हैं, डिबेंचर्स ऋणपत्रधारियों को भुगतान करना, अमर लिमिटेड द्वारा भुगतान करना तय हुआ, तो इसलिए डिबेंचर्स के अमाउंट को भी, डिबेंचर्स के खाते को भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो 6% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, ऋणपत्रों का जो खाता है उसका शेष क्रेडिट शेष होता है, तो खाते को बंद करने के लिए इसको डेबिट कर दिया जाएगा और इसके शेष को भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट 50,000 रुपए। तो बैलेंस ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, पुस्तक मूल्य पर इसका जो है शेष ट्रांसफर किया जाएगा। इसके बाद में परचेज कंसिडरेशन ड्यू होने की एंट्री की जाएगी। तो अमर लिमिटेड को डेबिट कर दिया जाएगा, अमर लिमिटेड अकाउंट डेबिट, अमर लिमिटेड देनदार है परचेज कंसिडरेशन के लिए, टू रियलाइजेशन अकाउंट। 7,50,000 रुपए परचेज कंसिडरेशन तय हुआ है। हमने कैलकुलेशन करी है परचेज कंसिडरेशन की 7,50,000 रुपए। तो 7,50,000 रुपए का परचेज कंसिडरेशन तय हुआ, तो 7,50,000 रुपए ड्यू हो गए और परचेज कंसिडरेशन का भुगतान होने पर परचेज कंसिडरेशन के रूप में जो जो प्राप्त होता है उसको डेबिट किया जाएगा। तो एक तो तय हुआ कि नगद दिया जाएगा प्रत्येक अंश के बदले 2.5 रुपए का, तो बैंक अकाउंट डेबिट। तो परचेज कंसिडरेशन 7,50,000 में 75,000 रुपए तो नगद दिए जाएंगे और बाकी इक्विटी शेयर्स इश्यू किए जाएंगे, इक्विटी शेयर्स इन अमर लिमिटेड 6,75,000 रुपए के, 45,000 इक्विटी शेयर्स हैं, 6,75,000 के। तो जब और जो अमर लिमिटेड का खाता है, अमर लिमिटेड का खाता क्रेडिट कर दिया जाएगा, अमर लिमिटेड अकाउंट। अमर लिमिटेड से जब परचेज कंसिडरेशन ड्यू हुआ था तो उसको डेबिट किया गया था, देनदार के रूप में इसको दिखाया गया, और जब इससे परचेज कंसिडरेशन प्राप्त हो गया तो इसको क्रेडिट करके इसका खाता बंद कर दिया जाएगा 7,50,000 रुपए से। तो इस प्रकार से संपत्तियां, जो संपत्तियां खरीदी गई हैं अमर लिमिटेड द्वारा, उनके खाते बंद कर दिए गए, उनका जो बैलेंस है वो ट्रांसफर कर दिया गया रियलाइजेशन अकाउंट में।
डिबेंचर्स और सन्ड्री क्रेडिटर्स जो अमर लिमिटेड द्वारा जिनका डिबेंचर्स का भुगतान करना तय हुआ और ये दायित्व सन्ड्री क्रेडिटर्स अमर लिमिटेड द्वारा जो लिए गए हैं, इनके शेष को भी हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया, तो इनके खाते भी बंद कर दिए गए। अब इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में 3 खाते बचते हैं। एक तो है इक्विटी शेयर्स का और दूसरा जनरल रिजर्व और स्टेटमेंट ऑफ पीएनबी। इन खातों के शेष बचते हैं। तो जो जनरल रिजर्व यानी कि जो संचय और आधिक्य होते हैं वो समतांशधारियों से संबंधित होते हैं, तो इनके शेष को भी जनरल रिजर्व और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के शेष को भी इक्विटी शेयर होल्डर के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा इक्विटी शेयर्स के साथ साथ। तो जो अगली एंट्री है, छठी एंट्री हम करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 3 लाख रुपए, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 85,000 रुपए, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट 55,000 रुपए। इनका टोटल करें 3,85,000 प्लस 55,000 4,40,000। 4,40,000 रुपए इक्विटी शेयर होल्डर्स के खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। और अब संपत्ति पक्ष में एक संपत्ति बचती है गुडविल, जिसको क्रेता कंपनी ने खरीदा नहीं है, तो गुडविल को राइट ऑफ किया जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स के खाते से। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, तो जो कृत्रिम संपत्तियां हैं या कोई ऐसी संपत्ति है जिसका अब मूल्य शून्य हो गया है या कोई संचित हानियां हैं, इन सब को राइट ऑफ करने के लिए, इन सब को अपलिखित करने के लिए हम इक्विटी शेयर होल्डर्स का खाता काम में लेते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स को डेबिट करके फिर इन संपत्तियों को हम राइट ऑफ करते हैं। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, गुडविल है 50,000 रुपए की, 50,000 से इक्विटी शेयर होल्डर खाते को डेबिट कर दिया जाएगा और गुडविल के खाते को क्रेडिट किया जाएगा। अब हम देखेंगे कि अगर एकीकरण के फलस्वरूप संपत्तियों और दायित्वों की वसूली से अगर कोई लाभ हुआ है, रियलाइजेशन अकाउंट में अगर कोई लाभ होता है या हानि होती है, तो उसको भी हम इक्विटी शेयर होल्डर्स के खाते में ट्रांसफर कर देते हैं। तो पहले जब हमने संपत्तियों के खातों को ट्रांसफर किया था रियलाइजेशन अकाउंट में, तो रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट शेष था, रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट शेष आ रहा था 4,50,000 रुपए का। ये एंट्रीज एक बार मिटा देते हैं। तो जब हमने एक बार इसकी कैलकुलेशन हम यहां पर करके देखते हैं, तो 4,50,000 से जो रियलाइजेशन अकाउंट है उसको हमने डेबिट किया था। उसके बाद हमने 10,000 सन्ड्री क्रेडिटर से क्रेडिट किया रियलाइजेशन अकाउंट को और 50,000 के डिबेंचर से रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट किया। तो 60,000 रुपए से क्रेडिट है और 4,50,000 रुपए से डेबिट है रियलाइजेशन अकाउंट। और इसके बाद जो परचेज कंसिडरेशन ड्यू हुआ था अमर लिमिटेड से, जो 7,50,000 का परचेज कंसिडरेशन ड्यू हुआ, उससे भी हमने रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट किया था 7,50,000 रुपए से। तो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 60,000, यानी 10,000 और 50,000 60,000 प्लस 7,50,000 8,10,000 रुपए। और डेबिट साइड का जो टोटल है वो है 4,50,000 रुपए। तो रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट शेष है, यानी क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है। तो अगर रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट शेष होता है एकीकरण के फलस्वरूप, तो ऐसा जो है एकीकरण के फलस्वरूप विक्रेता कंपनी को, समापन होने वाली कंपनी को लाभ होता है। अगर रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट शेष है तो इसका मतलब है कि संपत्तियों की वसूली पर लाभ हुआ है।
व्यापार को बेचने से लाभ हो रहा है। और अगर रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट शेष होता है तो डेबिट शेष की स्थिति में जो है हानि होती है। तो 8,10,000 में से 4,50,000 घटाएंगे तो 3,60,000 रुपए बचते हैं क्रेडिट शेष के। और ये 3,60,000 रुपए का जो क्रेडिट शेष है, ये 3,60,000 रुपए इक्विटी शेयर होल्डर्स के खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। क्योंकि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी के मालिक होते हैं, समतांशधारी कंपनी के मालिक होते हैं, तो जो समापन पर लाभ या हानि है वो कंपनी के स्वामियों के द्वारा, शेयर होल्डर्स के द्वारा ही उठाई जाएगी। तो रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट शेष है, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा खाता बंद करने के लिए। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 3,60,000 रुपए टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट 3,60,000 रुपए। और समापन पे जो खर्चे हुए हैं वो समापन के खर्चे अमर लिमिटेड द्वारा चुकाए गए हैं, इसलिए समापन के खर्चों को चुकाने के संबंधित कोई एंट्री कमर लिमिटेड की पुस्तकों में नहीं की जाएगी। तो रियलाइजेशन अकाउंट का जो शेष था, जो लाभ था, वो हमने इक्विटी शेयर होल्डर के खाते में ट्रांसफर कर दिया। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स के खाते का हम शेष देखते हैं। तो 4,40,000 रुपए से क्रेडिट किया हुआ है, फिर 50,000 रुपए से डेबिट किया और उसके बाद 3,60,000 रुपए से फिर से क्रेडिट किया हुआ है। तो इक्विटी शेयर होल्डर के खाते का 7,50,000 रुपए क्रेडिट शेष है। और इस 7,50,000 रुपए के बदले जो क्रय प्रतिफल प्राप्त हुआ है 7,50,000 रुपए का अमर लिमिटेड से, उसका भुगतान कर दिया जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के खाते का क्रेडिट शेयर से 7,50,000 रुपए का, इसलिए इसके खाते को बंद करने के लिए, इक्विटी शेयर होल्डर्स के खाते को बंद करने के लिए इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 7,50,000 रुपए से इसको डेबिट कर दिया जाएगा खाते को, और क्रय प्रतिफल के रूप में नगद राशि प्राप्त हुई है उससे क्रेडिट कर दिया जाएगा उसको 75,000 रुपए, और टू इक्विटी शेयर्स इन अमर लिमिटेड 6,75,000 रुपए। इस प्रकार से जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको क्रय प्रतिफल का भुगतान कर दिया जाएगा और इक्विटी शेयर होल्डर्स का खाता बंद कर दिया जाएगा। तो दोनों कंपनियों की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टियां देनी है। तो दोनों कंपनियों में से जो कंपनी समापन में गई है कमर लिमिटेड, उसकी पुस्तकों में किस प्रकार से जनरल प्रविष्टियां की जाएगी वो हमने आज की क्लास में देखा। अगली क्लास में हम देखेंगे कि जो क्रेता है अमर लिमिटेड, उसकी पुस्तकों में जनरल प्रविष्टियां किस प्रकार से की जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।